11 जुलाई 2006 शाम के 6:24 से 6:35 के बीच सिर्फ 11 मिनट के अंदर वेस्टर्न रेलवेज की लोकल ट्रेन पर 7 धमाके हुए। ये सब पीक रश आवर में हुआ था, जब लोग ऑफिस से घर जा रहे होते हैं। ,200 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं, 800 से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं। अच्छी बात यह हुई कि समय रहते पुलिस को 8वां बॉम्ब मिल गया बोरीवली स्टेशन पर, जो लकीली डिफ्यूज कर दिया जाता है। टेररिस्ट ने प्रेशर कुकर बॉम्ब्स बनाए जो RDX और अमोनियम नाइट्रेट से भरे हुए थे। इंसिडेंट के 36 घंटे के अंदर महाराष्ट्र में लगभग 350 लोगों को पुलिस ने डिटेन किया। इस मेल में यह भी लिखा था कि ब्लास्ट एक बड़ी सीरीज का हिस्सा थे, जिसमें मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, गेटवे ऑफ इंडिया, आगरा का ताजमहल और दिल्ली का रेड फोर्ट जैसा टारगेट शामिल थे। पुलिस ये तक प्रूव नहीं कर पाई कि ये किस टाइप्स के बॉम्ब यूज हुए थे उस टाइम। सोचो, 19 साल जेल में रहने के बाद इन 11 लोगों को निर्दोष डिक्लेयर कर दिया गया। दोस्तों, सोचो एक ऐसा शहर जो कभी रुकता नहीं, जिसे हम सिटी ऑफ ड्रीम्स कहते हैं, मुंबई। इस शहर की एक लाइफलाइन है लोकल ट्रेन्स। हर दिन 7 से 8 मिलियन लोग इन ट्रेन्स पर अपना सफर करते हैं। लेकिन 11 जुलाई 2006 की शाम इसी लाइफलाइन को तोड़ देने की कोशिश हुई, एक ऐसी कोशिश जिसने मुंबई को हिला कर रख दिया। 11 जुलाई 2006 शाम के 6:24 से 6:35 के बीच सिर्फ 11 मिनट के अंदर वेस्टर्न रेलवेज की लोकल ट्रेन पर 7 धमाके हुए। ये सब पीक रश आवर में हुआ था, जब लोग ऑफिस से घर जा रहे होते हैं। खार रोड, बांद्रा, जोगेश्वरी, महिम, मीरा रोड, माटुंगा रोड और बोरीवली, इन 7 जगह पर फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट्स में ब्लास्ट हुए। 200 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं, 800 से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं। अच्छी बात यह हुई कि समय रहते पुलिस को 8वां बॉम्ब मिल गया बोरीवली स्टेशन पर, जो लकीली डिफ्यूज कर दिया जाता है। ये अटैक एक प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी थी। टेररिस्ट ने प्रेशर कुकर बॉम्ब्स बनाए जो RDX और अमोनियम नाइट्रेट से भरे हुए थे। हर डिवाइस में 2 से 2.5 किलो RDX और 3 से 4 किलो अमोनियम नाइट्रेट था। इन बॉम्ब्स को ब्लैक रेगजीन बैग्स में न्यूज़पेपर के अंदर रखकर फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट्स में छोड़ा गया था। टारगेट क्लियर था, मुंबई का वर्किंग क्लास जो अपनी रोजी रोटी के लिए डेली ट्रैवल करता है। इंसिडेंट के 36 घंटे के अंदर महाराष्ट्र में लगभग 350 लोगों को पुलिस ने डिटेन किया। पुलिस का कहना था कि ये सब लोग इन्वेस्टिगेशन के लिए राउंड अप किए गए थे। 14 जुलाई को लश्कर-ए-कहर, जो लश्कर-ए-ताइबा LET से जुड़ी एक टेररिस्ट फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसने बॉम्ब ब्लास्ट की जिम्मेदारी ली। एक इंडियन टीवी चैनल को भेजे गए ईमेल में इस ग्रुप ने कहा कि उन्होंने 16 लोगों की मदद से ब्लास्ट प्लान किया और सभी लोग सेफ हैं। ईमेल के हिसाब से इसका मेन मोटिव गुजरात और कश्मीर की सिचुएशंस का बदला लेना था। इस मेल में यह भी लिखा था कि ब्लास्ट एक बड़ी सीरीज का हिस्सा थे, जिसमें मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, गेटवे ऑफ इंडिया, आगरा का ताजमहल और दिल्ली का रेड फोर्ट जैसा टारगेट शामिल थे। सत्रह जुलाई को मुंबई के फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी ने कंफर्म किया कि ब्लास्ट में हाई एक्सप्लोजिव RDX और अमोनियम नाइट्रेट का मिक्सचर यूज हुआ था। पोस्ट एक्सप्लोजन डेब्रिस में इन एक्सप्लोजिव्स की प्रेजेंस को मॉडर्न टेक्निक्स जैसे लिक्विड क्रोमाटोग्राफी विद मास डिटेक्टर, गैस क्रोमाटोग्राफी विद मास डिटेक्टर और आयन स्कैन क्रोमाटोग्राफी से वेरीफाई किया गया। इन्वेस्टिगेशन में यह भी इंडिकेट किया गया कि सारे बॉम्ब्स चर्च गेट रेलवे स्टेशन पर प्लान किए गए होंगे, जो सब अफेक्टेड ट्रेन्स की स्टार्टिंग पॉइंट था। शुरुआत में लश्कर-ए-ताइबा के रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट, बैंड स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट SIMI, पाकिस्तानी टेररिस्ट ग्रुप्स और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI पर सबसे ज़्यादा शक किया गया। लेकिन लश्कर और SIMI दोनों ने ब्लास्ट की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। एक और एंगल ये भी सामने आया जब 13 जुलाई को एक फ़ोन कॉल आई, जिसमें एक आदमी खुद को इंटरनेशनल इस्लामिक टेररिस्ट ग्रुप अल-कायदा का स्पोक पर्सन बता रहा था। 30 सितंबर 2006 को CNN ने रिपोर्ट किया कि इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान की मिलिट्री स्पाई एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI पर आरोप लगाया है कि उन्होंने 11 जुलाई मुंबई ट्रेन बॉम्बिंग्स की प्लानिंग की थी, जिसमें 209 लोग मारे गए। न्यूयॉर्क सिटी पुलिस डिपार्टमेंट भी इन अटैक्स को लेकर काफी कंसर्न्ड था, क्योंकि ये अटैक सिंपल पर लीथल थे।
एनवाईसी पुलिस ने ब्रांडन डेल पोजो, जो जॉर्डन बेस्ड इंटेलिजेंस ऑफिसर थे, उन्हें मुंबई भेजा ताकि वो अटैक्स पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकें और न्यूयॉर्क के कंप्यूटर रेल सिस्टम की वल्नरेबिलिटीज का असेसमेंट कर सकें। 21 जुलाई 2006 को पुलिस ने 3 लोगों को अरेस्ट किया जो ब्लास्ट में शामिल होने के सस्पेक्ट थे। 18 जुलाई के बाद 300 से ज्यादा सस्पेक्ट को डिटेन किया गया था, लेकिन ये 3 इस केस के पहले ऑफिशियल अरेस्ट थे। 2 आदमी बिहार के नॉर्दर्न स्टेट से पकड़े गए और तीसरा मुंबई से अरेस्ट हुआ। तीनों लोग बैंड SIMI ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते थे। उस दिन न्यूज आई कि अब्दुल करीम टुंडा को मुंबासा केन्या में अरेस्ट किया गया है ट्रेन बॉम्बिंग्स के कनेक्शन में। नेपाल सीमा से आतंकी अब्दुल करीम टुंडा को गिरफ्तार किया गया है। टुंडा बम बनाने का माहिर माना जाता है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने टुंडा को गिरफ्तार किया है। टुंडा 40 से ज्यादा धमाकों में शामिल रहा है, लेकिन वो गलत आदमी निकला। करीम टुंडा इंडिया का सबसे वांटेड टेररिस्ट में से एक था, जो लश्कर तैयबा का सस्पेक्टेड ऑर्गेनाइजर भी था। दाऊद का करीबी टुंडा लश्कर का आतंकवादी है। उससे 2013 में नेपाल बॉर्डर के पास अरेस्ट किया गया था। 2006 के एंड तक सभी 7 की एक्यूज ने अपने अली कन्फेशन वापस ले लिए, कहकर कि पुलिस ने उन्हें इलीगली फोर्स किया था ब्लैंक पेपर्स पर साइन करने के लिए। सितंबर 2015 में 12 लोगों को इस केस में कन्विक्ट किया गया। 30 सितंबर 2015 को स्पेशल मकोका महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट कोर्ट ने फैजल शेख, आसिफ खान, कमल अंसारी, एहतसाम सिद्दीकी और नवीद खान को डेथ सेंटेंस दे दी, क्योंकि ये लोग अलग अलग ट्रेन्स में बॉम्ब प्लान करने के गिल्टी पाए गए थे। बाकी 7 कन्विक्ट्स मोहम्मद सजिद अंसारी, जिसने बॉम्ब्स के इलेक्ट्रिकल सर्किट्स बनाए, मोहम्मद अली, जिसने अपना गोवंडी रेसिडेंस बॉम्ब में के लिए दिया, डॉक्टर तनवीर अंसारी, एक कॉन्स्पिरेटर, और मजीद सफ़ी, मुजम्मिल शेख, सोहेल शेख, जमीर शेख, जिसने लॉजिस्टिकल सपोर्ट दिया, इन सबको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिला। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अपील्स बॉम्बे हाई कोर्ट में फाइल की गई और 2024 से डे टू डे हियरिंग चल रही थी, और फिर 21 जुलाई 2025 यानी इस साल बॉम्बे हाई कोर्ट ने सभी 12 गिरफ्तार हुए लोगों को जमानत दे दी। ये जो 2006 में लोकल ट्रेनों में बम ब्लास्ट हुए थे, 7 बम ब्लास्ट, उसमें बॉम्बे ATS ने मुझे भी गिरफ्तार किया था। जजेस अनिल किलोर और श्याम चंदक ने कहा कि प्रोसिक्यूशन अपना केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव नहीं कर पाई है। विटनेस टेस्टिमोनीज अनरिलायबल थे। सवालों के घेरे में कि इतने दिन बाद वो कैसे पहचान पाए अक्यूज्ड को। ये बात हम पहले दिन से कह रहे हैं कि ये केस फेक है। ATS ने मुस्लिम नौजवानों को जानबूझ के इस केस में फंसाया है, जिनका कुछ लेना देना नहीं इस केस से। हमें टॉर्चर किया गया था। कन्फेशनल स्टेटमेंट्स टॉर्चर के से लिए गए थे जो एडमिसिबल नहीं थे। एविडेंस चेन भी फ्लॉड थी और पूरा फेक केस बना करके कन्विक्शन लिया गया था। पुलिस ये तक प्रूव नहीं कर पाई कि ये किस टाइप्स के बॉम्ब यूज हुए थे उस टाइम। छोटा भाई जमीर अहमद, मैं उसका बड़ा भाई हूँ और उसको भी आज 19 साल के बाद बाइज्जत बरी किया गया है। बस ये खुशी का आंसू और क्या है, बस अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। सोचो, 19 साल जेल में रहने के बाद इन 11 लोगों को निर्दोष डिक्लेयर कर दिया गया है। लेकिन आज बॉम्बे हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि ये झूठा केस है और सब लोग बेगुनाह। एक अक्यूज्ड कमल अंसारी तो 2021 में ही कोविड में मर चुका है। अब सवाल ये उठ रहा है, क्या विक्टिम्स के परिवार को कभी जस्टिस मिलेगा? इस अटैक के बाद मुंबई का सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बदल दिया गया। रेलवे प्लेटफॉर्म्स पर नॉन पैसेंजर्स के एंट्री पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिए गए। CCTV सर्विलेंस शुरू हो गया। मेटल डिटेक्टर्स लगाए गए। 18 जुलाई 2006 को प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम ने एक मेमोरियल सर्विस लीड की थी, जिसमें पूरे शहर ने 2 मिनट का साइलेंस रखा। ये एक ऐसी ट्रेजेडी थी जिसने दिखाया कि टेररिज्म का सबसे बड़ा निशाना आम लोग होते हैं। आज 19 साल बाद भी ये सवाल खड़ा है, क्या असली मास्टरमाइंड पकड़े गए या सिर्फ कुछ लोगों को स्केपगोट बनाकर सिस्टम ने केस क्लोज करने की कोशिश की? हाईकोर्ट का वर्डिक्ट हमारी इन्वेस्टिगेटिव सिस्टम की कमियां एक्सपोज करता है, लेकिन मुंबई ने तब भी खुद को संभाला और आज भी ट्रेन चलती है। लोग अपने सपने लेकर चल पड़ते हैं क्योंकि मुंबई रुकती नहीं है। ये थी कहानी 2006 के मुंबई ट्रेन ब्लास्ट की। एक ऐसी कहानी जो दिखाती है एक शहर का हौसला और एक देश की जस्टिस सिस्टम दोनों कितने कठिन सवालों के सामने खड़े हो सकते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, 19 साल के बाद आया ये वर्डिक्ट क्या सही है? क्या असली इंसाफ मिला? अपना ओपिनियन कमेंट्स में जरूर बताएं और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं शेयर कर। जय हिंद, जय भारत।